तो दोस्तों, अगर आपको सब्जियों की फसलों से जोरदार कमाई करनी है, यानी कि 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर आप सब्जियों की फसलों से लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए किस्मत बदल के रख देगा आज का ये वीडियो आपकी। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की दो ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको अगर आप इस समय पे लगा लेते हैं तो ये दोनों फसलें आपको काफी जबरदस्त तो उत्पादन देके जाएंगी। लंबे समय तक इन सब्जियों का आपको उत्पादन मिलेगा और काफी जबरदस्त मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से आपको मिलेगा। इस वजह से ये दोनों सब्जियां काफी जबरदस्त प्रॉफिट आपको देके जाएंगी। और जिन किसान भाइयों ने इन सब्जियों की फसलों को अगर दिसंबर माह में लगा लिया तो यकीन मानिए उन किसान भाइयों को तो काफी जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन अगर आपने दिसंबर में नहीं लगाया है तो जनवरी माह में भी अगर आप लगा लेते हैं तब भी ये फसलें आपको काफी जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस समय पे कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिनसे अच्छे खासे मंडी भाव मिल सके और अच्छा खासा उत्पादन मिल सके और लंबे समय तक आपको उत्पादन मिल सके, गर्मियों में भी क्योंकि सब्जियों के काफ़ी ज़्यादा मंडी भाव रहते हैं, तो अगर आप कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं तो इस समय पे आप जो कांटे वाला बैंगन होता है उसकी खेती कर सकते हैं। जो देसी बैंगन होता है वो लगा सकते हैं। इस समय पे लगाए गए बैंगन के आपको आने वाले दिनों में काफ़ी जोरदार तो मंडी भाव मिल जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक ये फसल आपको उत्पादन देती रहेगी और गर्मियों में भी इसके मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिलते रहेंगे। लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास में नर्सरी है वो तो इसका प्लांटेशन कर दें, और अगर आपके पास में नर्सरी नहीं है, नर्सरी अगर आपने अभी तक इसकी नहीं डाली है तो इसकी नर्सरी आसानी से हर एरिया में मिल जाती है। आपके आसपास जो किसान भाई सब्जियां लगाते हैं, हमेशा सब्जियों की खेती करते हैं, उनसे आप पता कर लीजिए, आपको इसकी नर्सरी आराम से जो है हर एरिया में मिल जाती है। और अगर किसान भाइयों के पास में आपको इसकी नर्सरी नहीं मिलती है तो काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे सब्जियों की नर्सरी वगैरह तैयार की जाती है, नर्सरी को सेल किया जाता है, वहाँ पर इसकी नर्सरी डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। क्योंकि सब्जियों की जो नर्सरी तैयार करते हैं वहाँ पे इस समय पे मिर्ची और बैंगन की जो नर्सरी है वो आसानी से आपको मिल जाती है, तो वहाँ पर आपको इसकी नर्सरी उपलब्ध हो जाएगी। करीब 1 से 1.5 रुपए में आपको एक प्लांट आ जाएगा, यानी कि पर प्लांट की जो कीमत होती है इसकी वो 1 से 1.5 रुपए होते ही है। तो अगर आपको इसकी नर्सरी उपलब्ध हो जाती है तो अब आप जल्दी से जल्दी इसकी नर्सरी का प्लांटेशन कर दें। जितना जल्दी आप इसका प्लांटेशन करेंगे उतने ही ज्यादा आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे। और अगर आपको नर्सरी नहीं मिल रही है तो फिलहाल आप बैंगन की नर्सरी भी डाल सकते हैं। देसी बैंगन का आप बीज ले लीजिए, जो कांटे वाला बैंगन होता है उसका आप बीज ले लीजिए। मार्केट में किसी भी बीज भंडार पे इसका बीज जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है या किसान भाइयों के पास भी हो जाता है, तो वहां पर आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए। लगभग 25-30 दिन बाद में आपकी नर्सरी जो है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। उसके बाद भी ये फसल आपको लगातार काफी लंबे समय तक उत्पादन देगी और लंबे समय तक अच्छे मंडी भाव इसके बने रहते हैं। इस वजह से अगर आप इस समय पे बैंगन की खेती करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। दोस्तों, जो ज्यादातर मंडियां होती हैं उन सभी मंडियों में, ज्यादातर मंडियों में मैं यही देखता हूं कि जो कांटे वाला बैंगन होता है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। फिर भी आप अपने एरिया में एक बार जरूर देख लेना, जो प्लेन बैंगन आता है, जो एकदम बैंगनी कलर का आता है, उसकी डिमांड ज्यादा है या कांटे वाले बैंगन की डिमांड, ये आप एक बार देख जरूर लेना। बाकी ज्यादातर मंडियों में जो कांटे वाला बैंगन होता है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, मार्केट वैल्यू भी उसी की ज्यादा मिलती है और मार्केट में डिमांड भी उसी की होती है। इस वजह से कांटे वाले बैंगन का आप एक बार पता जरूर कर लेना लगाने से पहले कि कौन सी वैरायटियों की डिमांड आपके एरिया में ज्यादा है, उसी हिसाब से आपको देखना है। लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। अगर सही तरीके से सही वैरायटी का आपके एरिया में डिमांड के हिसाब से सही वैरायटी का अगर आप सिलेक्शन करते हैं और सही तरीके से खाद उर्वरक वगैरह डाल के और सही प्लांटेशन अगर आपका जाता है तो यकीन मानिए जबरदस्त उत्पादन आपको ये देके जाएगा। लगाने से पहले आपको इसमें कम से कम 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालनी है। गोबर की खाद डालने के बाद में कम से कम 2 से 3 कल्टीवेशन आपको जरूर करने हैं। 3 कल्टीवेशन आप मान के चलिए। जमीन को जितना आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे गर्मियों में आपको उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा और प्लांट भी आपके काफी हेल्दी
हेल्दी और काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। जड़ों से संबंधित बीमारियां भी आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। तो गोबर की खाद डालने के बाद में सबसे पहला कल्टीवेशन तो आपको करना है रोटावेटर से, ताकि गोबर की जो डलियां हैं या फिर मिट्टी की जो डलियां हैं वो एकदम बारीक हो जाए और मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी हो जाए। उसके बाद में एक कल्टीवेशन आपको कल्टीवेटर से जरूर करना है। कल्टीवेटर से कल्टीवेशन करने के बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है और आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको डालने हैं रासायनिक खाद उर्वरक। रासायनिक खाद उर्वरकों में 40 केजी तो यहां पर आपको डीएपी खाद लेनी है, 60 से 70 केजी आपको एसएसपी लेनी है और 25 से 30 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और इन्हीं के साथ में 25 केजी आपको यूरिया खाद जरूर लेनी है और इन्हीं के साथ में 5 केजी जिंक सल्फेट और ऐड कर देना है। सभी खाद उर्वरकों को अच्छी तरह से इन खादों को एक साथ मिक्स करके और अपने खेत में बिखेर दें। बिखेरने के बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है और आखिरी कल्टीवेशन आपको हमेशा हैरो से करना है, ताकि जितने भी आपने खाद उर्वरक डाले हैं वो जमीन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और आपको बेड बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि आप अगर हैरो से आखिरी कल्टीवेशन करेंगे तो बेड की क्वालिटी भी आपकी काफ़ी शानदार होगी। लेकिन आखिरी कल्टीवेशन करते समय आप सुनिश्चित कर लें कि मिट्टी के अंदर ज़्यादा गीलापन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप हर कल्टीवेशन से के बीच में जो है 2 से 3 दिन का आप जो है गैप रख सकते हैं। जमीन को धूप में पड़ा रहने दें एक एक कल्टीवेशन करने के बाद में 2-2, 3-3 दिन के लिए। इससे क्या होगा, जमीन में पड़ी फंगस भी खत्म हो जाएगी और मिट्टी की जो एक्स्ट्रा नमी है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप जमीन की तैयारियां करेंगे तो आपकी मिट्टी में ज्यादा नमी भी नहीं रहेगी। और आखिरी कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। इसके लिए आपको बेड बनाने हैं 4-4 फीट की दूरी पे। 4 फीट से कम डिस्टेंस आपको नहीं रखना है। काफी किसान भाई 3-3 फीट की दूरी पे भी बनाते हैं, लेकिन बाद में आपको अपनी फसल में रख रखाव करने में और स्प्रे वगैरह देने में भी काफी दिक्कत होगी, खरपतवार निकालने में भी काफी दिक्कत होगी, क्योंकि जो बैंगन के प्लांट होते हैं वो काफी हैवी हो जाते हैं। इस वजह से डिस्टेंस आपको लाइन से लाइन का जो है कम से कम 4 फीट का तो रखना ही रखना है। चाहे तो आप 4.5 का भी रख सकते हैं, लेकिन 4 फीट से कम डिस्टेंस आपको नहीं रखना है। यानी कि बेड से बेड की दूरी 4 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी उसके बाद में 1-1 फीट रहेगी, वो भी जिगजैग आपको प्लांट लगाने हैं। यानी कि 200 फीट की लंबी लाइन में करीब आपके जो प्लांट लगेंगे वो लगेंगे करीब 300 के आसपास। यानी कि एक बेड की लंबाई जहां पे 200 फीट है, ये मान के चलिए, आपको एक सीधा सा आंकड़ा बता देता हूं, जिस बेड की लंबाई 200 फीट है उसमें आपके कम से कम 300 प्लांट आने चाहिए। यानी कि अगर हम 1-1 फीट पे प्लांटेशन करेंगे 200 फीट पे, तो हमारे जो प्लांट होंगे वो 200 आते हैं, 1-1 फीट पे करते हैं। तो लेकिन जिगजैग प्लांटेशन करेंगे तो वहां पर हमारे प्लांट की संख्या कम से कम 300 होनी चाहिए। जिगजैग आप प्लांटेशन करेंगे तो प्लांट की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लाइन से लाइन का डिस्टेंस जो है वो हमने काफी ज्यादा छोड़ दिया है। तो इस वजह से आप जो है इस तरीके से प्लांटेशन करें। दोस्तों, बेड प्रिपरेशन का कार्य कंप्लीट होने के बाद में यहां पर आपको 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है, क्योंकि बैंगन की जो फसल होती है वो काफी लंबे समय तक चलती है, इसलिए 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च इसमें नहीं चलेगी। अगर आप हल्की क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो बीच में आपकी प्लास्टिक मल्च जो है वो खराब हो जाएगी, फट जाएगी। तो यहाँ पर बैंगन की खेती अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको लेनी है। और प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में 1-1 फीट की दूरी पे जिगजैग आपको इसमें होल निकालने हैं। होल निकालने के बाद में आपको इसमें प्लांटेशन करना है। और प्लांटेशन अगर आप दिसंबर और जनवरी माह में कर रहे हैं तो प्लांटेशन के तुरंत बाद यहाँ पर आपको लो टनल से इनको कवर कर देना है और सिंचाई कर देनी है। काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि सूखी मिट्टी में प्लांटेशन करना चाहिए या पहले सिंचाई करने के बाद में उसके बाद हमें प्लांटेशन करना चाहिए। तो देखिए, सर्दियों में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं, अदरवाइज अगर आप फरवरी के पहले सप्ताह या मध्य तक भी प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें हमेशा जिस कंडीशन में आप मिट्टी की जिस कंडीशन में बेड वगैरह बना रहे हैं, ज़मीन की तैयारियां कर रहे हैं, उसी कंडीशन में बेड बने हुए में आपको जो है प्लांटेशन करना है। और प्लांटेशन करने के बाद में आपको इसमें 4-5 घंटे तक लगातार ड्रिप चला के सिंचाई करनी है, यानी कि पूरे बेड को आपको भिगो देना है। और यही प्लांटेशन अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं तब तो आपको हल्की सी सिंचाई जो है पहले कर लेनी होती है और उसके बाद में प्लांटेशन करके उसके बाद दूसरी सिंचाई करनी होती है। लेकिन अगर आप इस समय पे या सर्दियों में कर रहे हैं, भुरभुरी मिट्टी में ही आप प्लांटेशन करके और उसके बाद में आप सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, बैंगन की फसल में वैसे तो कोई ज्यादा रोग बीमारियां नहीं आती हैं, यानी कि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप तो उतना ज्यादा नहीं होता, शुरुआती अवस्था में होता जरूर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है सुंडी का प्रकोप, जो सफेद लट होती है,
उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होती है। सफ़ेद कीड़ा भी आप इसको कह सकते हैं। इसका जो प्रकोप है ये बैंगन की फसल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी बैंगन की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आती है, उसी समय से आपको जो है हर 10 दिन के अंतराल से रस चूसने वाले कीटों के लिए जो है स्प्रे निकालते रहने हैं। इसके लिए पहला स्प्रे आप जैसे ही आपकी बैंगन की फसल 20 से 25 दिन की होती है उस समय पे कर सकते हैं, और इसमें आप जो है एमिडाक्लोप्रिड 17% में आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद में अगले स्प्रे में आप थाइमाथोक्सम 25% ले सकते हैं। और उसके बाद में जब आप तीसरा स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें आप एमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं। और ये स्प्रे आपको तीसरा स्प्रे जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है उस समय पे ये स्प्रे आपको निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सफ़ेद लट का प्रकोप अगर आपकी बैंगन की फसल में एक बार हो जाता है और फैल जाता है, उसके बाद में आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपकी बैंगन की फसल काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाएगी और काफ़ी खर्चा भी आपका हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा स्प्रे भी आप कर चुके होंगे, उसके बाद भी आप इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बैंगन के फल में भी फैलता है और प्लांट में भी फैलता है। प्लांट की डालियाँ जो है, कई बार आपने देखा होगा, प्लांट की जो डालियाँ होती हैं वो सूखने लगती हैं और धीरे धीरे पूरे प्लांट को ये सुखा देती हैं और आपके जो फल होते हैं उनको भी, सारे फलों को डैमेज कर देती हैं। तो इस वजह से आपकी बैंगन की फसल में इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जाता है। इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूँ आने वाली बीमारी के बारे में। अगर आप बैंगन की खेती कर रहे हैं तो ये सावधानियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा रखनी है, ताकि आने वाले दिनों में आपको भारी नुकसान का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगली जो फसल मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, यह फसल इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे बेस्ट फसल है, उत्पादन के मामले में भी, मंडी भावों के मामले में भी और जल्दी उत्पादन देने के मामले में भी। यानी कि अगर आप इसको इस समय पे लगाते हैं तो ये मानिए कि फरवरी के पहले सप्ताह में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। यानी कि इतने कम समय में आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देगी और मंडी भाव भी इसके आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो इसके नहीं मिलेंगे इस समय पर लगाने पर, लेकिन 20-25 रुपये से कम आपको इसके मंडी भाव नहीं मिलेंगे जब तक ये फसल चलेगी। यानी कि इस समय पर आप 56 टिंडा लगा सकते हैं और इस समय पे लगाए गए 56 टिंडे में रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी। काफी कम समय में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी और काफी जबरदस्त उत्पादन देगी। किसी और सीजन में अगर आप इसको लगाते हैं तो उस समय पे इसमें जो है रोग बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती हैं, वायरस का अटैक इसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस समय पे लगाते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह की बीमारियां वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर काफी नॉर्मल रहने की वजह से जब ज्यादा टेम्परेचर होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तब इसमें वायरस वगैरह का अटैक होता है। लेकिन यह आपको फरवरी के पहले सप्ताह से ही उत्पादन देना शुरू कर देगी। इसलिए फरवरी में भी टेम्परेचर उतने ज्यादा नहीं होते हैं, मार्च महीने में भी टेम्परेचर उतने ज्यादा नहीं होते हैं, अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक जाके टेम्परेचर बढ़ते हैं, तब तक ये आपको काफी ज्यादा उत्पादन दे चुकी होगी। फिर भी इसके बावजूद भी अगर इसमें वायरस वगैरह का अटैक हो जाता है या होने की संभावना होती है, अगर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आप इसमें लांसर गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इस फसल के लिए सबसे ज्यादा कारगर स्प्रे है। इसका आप इस्तेमाल कर लेंगे तो रस चूसने वाले जो कीट है उनका काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और रस चूसने वाले कीटों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो वायरस का अटैक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि आपको इसमें प्लास्टिक मल्च जो है वो लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर खरपतवार वगैरह हो जाते हैं तब तो आपको इसमें वायरस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आपके प्लॉट में जितने ज्यादा खरपतवार होंगे, वायरस का अटैक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि पूरी तरह से अगर आप अपने प्लॉट को क्लीन नहीं रखोगे, खरपतवार वगैरह अगर पूरी तरह से अगर आप साफ नहीं रखोगे, तो इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ेगा और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ेगा तो आपके इसमें जो है वायरस वगैरह का अटैक हो सकता है। इसलिए रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए इसमें खरपतवार जो है आपके प्लॉट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसमें लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपको कम से कम 4.5-5 फीट का लेके चलना है, क्योंकि इसके भी प्लांट जो है वो काफी हैवी हो जाते हैं। इसलिए 4.5 से कम दूरी आपको बेड से बेड की नहीं रखनी है। यानी कि लाइन से लाइन की दूरी कम से कम आपकी 4.5 फीट होनी चाहिए और प्लांट से प्लांट की दूरी 1-1 फीट होनी चाहिए। सीधी लाइन में ही आपको जो है सीड शोविंग करनी है, जिगजैग सीड शोविंग नहीं करनी है। इस समय पे अगर आप इसकी सीड शोविंग करेंगे तो एक बार आपको लोटनल जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आप उसको हटा देंगे और फरवरी के पहले सप्ताह से ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। और खाद उर्वरकों की बात की जाए तो कम से कम
3 सड़ी हुई गोबर की खाद की ट्राली डाल दीजिए, 50 केजी आप डीएपी खाद ले लीजिए, 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और 25 केजी इसमें आप जो है यूरिया खाद ले लीजिए। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और उसके बाद में 4.5 फीट की दूरी पे बेड बना के 20-21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पे सीड शोविंग करनी है। तो ये फसल भी आपको आने वाले दिनों में काफी जोरदार मंडी भाव देके जाएगी और काफी अच्छा मुनाफा देके जाएगी। लगभग 20 से 25 रुपए तक के मंडी भाव इस फसल से भी आपको मिल जाएंगे। उत्पादन मैंने आपको बता ही दिया, काफी जबरदस्त मिलेगा और थोड़े दिनों में ही आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। इस वजह से आप इस समय पे 56 कद्दू की खेती भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको 2 फसलें बताई हैं, दोनों ही फसलों के आने वाले दिनों में काफी जबरदस्त मंडी भाव मिलने की उम्मीद है और काफी जबरदस्त उत्पादन भी आप इनसे ले सकते हो। बाकी दोस्तों कुछ मंडियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें मंडी भाव इसके कम या ज्यादा भी रह सकते हैं। हो सकता है आपके एरिया में इसके मंडी भाव डाउन भी रह सकते हैं या इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं जितने मैंने आपको बताया। दोस्तों मंडी भाव आपको पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के हिसाब से बताया जाता है। उम्मीद होती है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इस फसल के हमें अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं, लेकिन पहले ये कोई नहीं जानता है कि इतने मंडी भाव हमें मिल ही जाएंगे, क्योंकि फसलें जो है वो चाहे कोई सी भी फसल हो, यही नहीं चाहे कोई भी किसी भी तरह की फसल हो, मंडी भाव आने वाले समय पे ही पता चलता है। क्योंकि अगर सब्जियों की फसल, जिस फसल को हम लगा रहे हैं उसकी बुआई इस बार अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो हो सकता है मंडी भाव डाउन भी रह सकते हैं, और अगर बुआई कम होती है, मंडियों में आवक अगर कम होती है तो मंडी भाव जितने हम बताते हैं या सोच के चलते हैं उससे काफ़ी ज्यादा भी मिल सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको एक ही फसल पे डिपेंड नहीं रहना है। बार बार मैं आपको ये कहता रहता हूं, हमेशा 2 से 3 या 3 से 4 फसलों का चुनाव करके चलेंगे तो सब्जियों की फसलों से आप काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो किसान भाई फेल होते हैं सब्जियों की फसलों में वो इसी कारण से होते हैं, काफी लंबे चौड़े एरिया में एक ही फसल को लगा के बैठ जाते हैं और मंडी भाव अगर डाउन रह जाते हैं तो पूरा मामला चौपट हो जाता है, कुछ भी प्रॉफिट उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए 3 से 4 फसलों का चुनाव करें। हम सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं कि ये फसल हमें अच्छा मंडी भाव देके जाएगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है कि देके जाएगी ही। इसलिए हमें कभी भी एक ही फसल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।